हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में मैं आपके सीएमए इंटर स्टडी मैथ से करवाऊंगी पोर्टर 5 फोर्सेस। मेक श्योर कि आप इससे पहले का लेक्चर देख लो। ठीक है, चलिए अपनी बुक में आ जाइए। उसमें से रीड करते हैं कि उसमें क्या कुछ डिफरेंट लिखा है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा, जहाँ कुछ सिमिलर है। देखो, आप अपने जब बुक में देखते हैं देन पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कि why we do the Porter 5 forces framework। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने कंपटीशन का एनालिसिस करने के लिए आप इन 5 फोर्सेस का यूज करते हैं। कंपटीशन का एनालिसिस क्यों करते हैं? बिकॉज आप किसी न्यू सेक्टर में जाना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो क्या वो न्यू सेक्टर आपको प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। वो डिपेंड करता है जो हमें 5 फोर्सेस दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं कि उस सेक्टर में न्यू एंट्रेंट आने का थ्रेट कितना है, उस सेक्टर के जो सप्लायर्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल देंगे उनका जो है बार्गेनिंग पावर कैसा है। जैसे मैंने एविएशन का एग्जांपल दिया कि जैसे आपका एयरबस और बोइंग दो ही सप्लायर हैं जो एयरक्राफ्ट को सप्लाई करते हैं, देन देयर बार्गेनिंग पावर इज मोर। तो आपको ये सब कुछ जो है चेक करना पड़ता है बिफोर एंटरिंग एनी बिजनेस और एनी सेक्टर, राइट। फिर आपका आ जाता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, मीन्स आप जिसको सेल करते हो, दैट कुड बी योर कस्टमर एंड कंज्यूमर, राइट। आप उनका बार्गेनिंग पावर भी चेक करते हो। फिर उस सेक्टर में जो सब्स्टिट्यूट का थ्रेट है वो कितना है, जैसे एविएशन में एयरलाइन का रेलवे के साथ, जहाँ आपका जो चार्टर बसेस होती हैं उनके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूट का थ्रेट कितना है एंड उस सेक्टर में कंपटीशन कितना है। ये सभी फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, राइट। तो इसी बुक में से आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, मैं 1 बाय 1 आपको सारा डिस्कस करती हूँ। देखिए, सबसे पहले उसने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि वेन एवर यू डू द 5 फोर्सेस एनालिसिस फॉर द कंपटीशन एनालिसिस, देन आपको कुछ बातें माइंड में रखनी है। क्या क्या बातें रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो एनालिसिस ये करेंगे ओनली फॉर द वन बिजनेस यूनिट्स, नॉट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। आपको होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करना। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हर सेक्टर के मीन्स जैसे रिलायंस एयरलाइंस सिर्फ जियो के लिए इस जो है मॉडल को यूज करेगा, अपनी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं यूज कर सकता। बिकॉज हर सेक्टर की ये 5 फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट उस सेक्टर पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए क्या करना है? स्टडी करना है, राइट। सेकंड वो बता रहा है कि आप सिर्फ इनको डिस्क्राइब नहीं करो। जब भी आप इसका एनालिसिस करते हैं, जहां आप इसके थ्रू अपने बिजनेस यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी या कंपटीशन को एनालिसिस करते हैं, आपको सिर्फ ये फोर्सेस डिस्क्राइब नहीं करनी है, आपको ये भी देखना है कि आप इनके साथ काउंटर्ड कर सकते हो, क्या इन फ्यूचर इनसे ओवरकम कर सकते हो, ये भी देखना है साथ में। थर्ड वो क्या बताता है कि ये फोर्सेस जो है वो चेंज होती रहती है और सम टाइम जो है डिस्ट्रप्टिव, आपकी जो सॉरी नॉट डिस्ट्रप्टिव, डिसकंटिन्यू भी हो जाती है। तो आपको रेगुलर इसका जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। फोर्थ वो क्या बोलता है कि आपका जो जितनी भी ये फोर्सेस हैं, चाहे हम सप्लायर्स की बात करें, बायर्स की बात करें, ये इंडिपेंडेंट होती है, कोई फोर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको इंडिपेंडेंटली इनका स्टडी करना है। और फिफ्थ क्या बोलता है कि फिफ्थ बोलता है कि आपको सिर्फ स्टडी नहीं करना, आपको ये भी देखना है कि आप ऐसा क्या करें कि आप इन फोर्सेस को डिस्टर्ब कर सके। डिस्टर्ब मतलब कि आप इन फोर्सेस को जो है वो मिटिगेट कर सके। तो इसके लिए मीन्स जब भी हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमें इसका एक सेक्टर के लिए एनालिसिस करना है, हमें सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना, उनसे काउंटर कैसे करना है वो भी देखना है। प्लस हमें ये भी चेक करना है कि फ्यूचर में इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स वन टाइम के लिए नहीं करना, चेंजेस भी देखने हैं। और आपने इनको इंडिपेंडेंटली स्टडी करना है और आपने ऐसा कुछ करना है कि ये फोर्सेस जो है वो आपके फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं डाले। तो ऐसा ही जैसे एग्जांपल देती हूँ, लास्ट पॉइंट का, फिफ्थ पॉइंट का एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, मान लीजिए हम ऐसे सेक्टर में जा रहे हैं कि वहां पर आप क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम डीजल वगैरह बनाते हो। अब क्रूड ऑयल जो सप्लायर्स हैं वो लिमिटेड है, अब उनका बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है।
देन आप ये ऐसा कर सकते हैं, आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लो, मीन्स जो उनका बिजनेस है उसमें एंटर हो जाओ, राइट। तो कुछ ऐसा करें कि आप इन फोर्सेस से ओवरकम कर सके। तो इनको एनालिसिस करने से पहले ये पॉइंट माइंड में रखने हैं, फिर आपने इनका एनालिसिस स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? थ्रेट ऑफ एंट्री। थ्रेट ऑफ एंट्री मीन्स जिस सेक्टर में एंट्री का थ्रेट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम होगी। मान लो आप कार्डबोर्ड बिजनेस में जाना चाहते हो। कार्डबोर्ड बिजनेस, क्या कार्डबोर्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना की इन्वेस्टमेंट लगता होगा? बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। मशीनरीज 2-3 लेनी होती है, ठीक है, और सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट, मीन्स इसमें न्यू एंट्रेंस बहुत ज्यादा होंगे। अब किसी सेक्टर में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कितना है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन कौन कौन से फैक्टर कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यू ऑलरेडी नोस, कॉस्टिंग पढ़ा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जब हमने बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, अगर मैं एक इंडस्ट्री में रेगुलरली हूं तो मेरा प्रोडक्शन, मेरे कस्टमर बहुत ज्यादा होंगे, मैं लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करूंगी, जिससे कि मेरा पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, सीएमए के स्टूडेंट हो ये समझ रहे हो, पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट मेरा रिड्यूस होता रहता है और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है। अगर उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्क करता है, मीन्स अगर मैं न्यू हूं और उस बिजनेस में एंटर करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तो नहीं कर पाऊंगी, और मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट होगा वो हाई होगा, और कस्टमर मेरा क्यों लेगा? जब वही झाग वही सफेदी दूसरे में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले, होता है ना। तो आपको ये एक फैक्टर है। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर कोई इंजॉय कर रहा है उस सेक्टर में, इट मीन्स वहां पर थ्रेट ऑफ एंट्री कम होगी ज्यादा होगी? सोचो, कम होगी बेटा, क्योंकि एकदम से इतने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, तो कम होगी। सेकंड, ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी मीन अगर कस्टमर एक ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, वो जो है वो ब्रांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वहां भी थ्रेट ऑफ एंट्री कम होगी, क्योंकि ब्रांड, अगर वहां पर ब्रांड आ गया तो ऑब्वियसली वो चाहे ज्यादा कॉस्ट में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं। एप्पल की एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोट करती हूँ ऑलवेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है? जैसे आपने माइट भी आपने लर्निंग कर्व टेक्निक सुनी होगी। लर्निंग कर्व टेक्निक क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, आज मम्मा ने कह दिया कि घर में रोटी बनानी है, राइट। अब मम्मा को रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है? फर्स्ट चपाती बनाने में कितना टाइम लगता है? फटाफट से बना देती है। और अगर आपको कहो, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ को तो नहीं आता, ठीक है, आपको कहो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज आप में वो लर्निंग नहीं है। क्योंकि जिस काम को हम करते रहते हैं उसमें वो स्किल हम डेवलप करते रहते हैं। फर्स्ट यूनिट को बनाने में जितना टाइम लगेगा, सेकंड यूनिट को बनाने में कम टाइम लगेगा। फर्स्ट चपाती जब आप बनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड में कम, थर्ड में कम, फोर्थ में कम, सो ऑन। आपका टाइम बहुत, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे किया तो बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है। मतलब एक स्टेज पे आके वो लर्निंग स्टॉप हो जाती है। अगर उस सेक्टर में लर्निंग कर्व काम कर रही है तो ऑब्वियसली आप जब एंटर करोगे तो आपके पास वो स्किल नहीं होगा, आपका कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मीन्स कम होगा, क्योंकि वहां लर्निंग स्किल्स ये सब कुछ काम कर रहा है, तो वहां पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ज्यादा होगा। क्योंकि बिकॉज जब लर्निंग हो जाती है ना, जब हम उस काम करने को सीख जाते हैं, जैसे चपाती का एग्जाम्पल लिया, तो आपका वेस्टेज भी कम होता है। फर्स्ट टाइम आप काम करके देखना, खाना बना के देखना, आप बहुत वेस्टेज करोगे, और मम्मा आपकी थोड़े से रिसोर्सेज में इतना अच्छा खाना बना देंगे। तो सेम इंडस्ट्री पर भी एप्लीकेबल होता है, राइट। नेक्स्ट है कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर कि स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है, कि अगर उस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर जाने के लिए मुझे ह्यूज और भी खर्चा करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई नया जब कॉम्पिटिटर आएगा तो मैं उसके पास जाना प्रेफर नहीं करूंगी, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री कम होगी। चलिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन, एज जैसे एविएशन है, एविएशन में जो लिमिटेड लाइसेंस दिए जाते हैं, पॉलिसी होती है कि इतने लाइसेंस दिए जाएंगे। अगर वहां पर रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी देखो तो वहां स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग होती है, तो जब रूल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वहां पर है कि इतने ही इसमें प्लेयर्स आ सकते हैं, राइट, और कुछ वहां पर बहुत ज्यादा आपको रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कम होगा। जहां पर लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है,
तो आपको क्या करना है, आपको एक दो लाइंस याद करनी है, लेकिन ये पॉइंट सारे याद करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अब नेक्स्ट करते हैं हम कंपिटिटिव रेवुलरली। कंपिटिटिव मींस कंपटीशन उस सेक्टर में कितना है, ये कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। मुझे बताओ, आप खुद सोचो, अगर किसी सेक्टर में जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, वहां प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी। अरे कंपटीशन जितना टफ होता है प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम होती है, राइट। जैसे अब एजुकेशनल सेक्टर में ले लो, बहुत सारे टीचर्स हैं। अब हर टीचर्स जो है ऑब्वियसली हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। न्यू एंट्रेंट्स कोई भी आ सकता है। तो देखो, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा कि किसी सेक्टर में जाने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो ज्यादा जो है वहां पर इंपैक्ट डाल रही है, कौन सी फोर्सेस कम इंपैक्ट डाल रही है। अब कॉम्पिटिटिव रेगुलरली जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो उस सेक्टर का कंपटीशन है वो कितना है। जैसे फर्स्ट उसने दिया है कौन कौन से फैक्टर्स लार्जली इंपैक्ट करते हैं, जैसे इन्होंने फर्स्ट दिया है द एक्सटेंट टू विच एन कंपिटिटर्स आर इन बैलेंस, competitors are roughly equal in size, there is a danger of intense competition। इसका मतलब समझो, जैसे अगर सारे कंपिटिटर्स का साइज लार्ज है ना, तो वहां पर कंपटीशन टफ होगा। रीजन भी सभी का लार्ज है, उतने साइज का है, सभी के पास उतने रिसोर्सेस हैं, तो क्या होगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ग्रैब करना स्टार्ट करेंगे। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स डोमिनेंट होते हैं और कुछ बाकी मार्केट को जो है वो सर्व कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जो एप्पल है, एप्पल प्रीमियम क्लास को सर्व करता है, उसका एक डोमिनेंस है वो है। बाकी जो बाकी क्लास रह गई, जैसे मिडिल क्लास रह गई, ठीक है, उसको जो है बाकी ब्रांड है वो सर्व कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पर एप्पल और उन ब्रांड का कंपटीशन इतना टफ नहीं होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ, यहाँ पर इक्वल इन साइज होता है, यह आपको याद करना है, एमसीक्यू आ सकता है इसमें। इक्वल इन साइज होगा तो कम डेंजर ऑफ इंटेंस कंपटीशन जो है वो ज्यादा होगा, बिकॉज एवरीवन ट्राइंग टू गेन द डोमिनेंसी। बट यहाँ पर एक प्लेयर है वो बहुत बिग है, बाकी स्मॉल प्लेयर्स हैं, तो वो अपना उतना मार्केट शेयर जो है वो वहां पर मार्केट शेयर उतना ग्रैब कर लेते हैं। डोमिनेंसी के लिए कोई ज्यादा कंपटीशन का टफ नहीं होता है वहां पर। सेकंड है कि इंडस्ट्री का डिमांड कितना है। अगर डिमांड जो है वो स्टेबल है, डिमांड नहीं बढ़ रहा, तो कंपटीशन ज्यादा होगा। अगर डिमांड भी ग्रो हो रहा है, न्यू कस्टमर ऐड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन जो है कम होगा, क्योंकि न्यू डिमांड आ रहा है, सभी को वो सर्व कर रहे हैं। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड है कि यहाँ पर इंडस्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होने का मतलब कि जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अगर कोई आता है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जैसे कोई आएगा तो इतने सारे टावर्स लगाने पड़ते हैं, स्पेक्ट्रम वाई करना पड़ता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। मीन्स वो तो फिक्स्ड कॉस्ट को संक कॉस्ट भी कहते हैं आप। अब वो तो मैटर नहीं करती, अब जितनी सेल करोगे, जितनी ज्यादा सेल करोगे, जितने कस्टमर आपके साथ जो है वो आप अटैच करोगे, उतना आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाएगा। फिक्स कॉस्ट जहां पर जिस सेक्टर में ज्यादा होती है ना, वहां कंपटीशन टफ होता है। फिक्स कॉस्ट कम होती है, वहां कंपटीशन भी कम होता है, ठीक है। और आप फिफ्थ पॉइंट पे पहले आइए। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, अगर तो सिमिलर प्रोडक्ट होंगे फिर वहां कंपटीशन जो है वो टफ होगा। अगर मेरा प्रोडक्ट, जैसे आप माजा ले लो या कोक ले लो, डिफ्रेंशिएशन, दोनों के टेस्ट में डिफ्रेंशिएशन है, राइट, तो वहां पर कंपटीशन जो है वो कम होता है। ओके, अब आ जाइए आप सिक्स पॉइंट पर अगर एग्जिट बैरियर जो है वो मींस उस इंडस्ट्री से निकलना इजी है, तो कंपटीशन कम होगा। अगर एग्जिट बैरियर जो है वो ऐसा है कि अगर आप एग्जिट करोगे तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा, तो वहां कंपटीशन टफ होगा। जैसे आप एयरलाइन इंडस्ट्री ले लो, तो वहां फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इंक्लूड होता है। अब कोई एयरलाइन जब बंद होता है, एक बिजनेस यूनिट अगर बंद होता है, तो वहां पर बहुत सारा कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट होता है, तो उनको बहुत लॉस इंकर्ड करना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इनिशियली कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर जो है कंपटीशन ऑलवेज टफ होता है, ठीक है। अब आ जाइए आप अपने फोर्थ पॉइंट, कहते हैं इफ द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैपेसिटी इन लार्ज इंक्रीमेंट
द कंपटीटर मेकिंग सच एन एडिशन इज लाइकली टू क्रिएट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ओवर कैपेसिटी एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फेस्टिवल आ जाता है, ठीक है, उस फेस्टिवल में आप देखो फिर भर भर के प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग जो है शॉर्ट टर्म के लिए अपनी कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, ताकि क्योंकि उस टाइम उनको पता है कि हर कस्टमर बाय करेगा उनका प्रोडक्ट को, तो वो ओवर कैपेसिटी करते हैं ताकि वो अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करते हैं। अगर ऐसे शॉर्ट टर्म कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है तो वहां भी कंपटीशन क्या होगा, टफ होगा। तो ये सारे पॉइंट आपने रीड जरूर करने हैं, रीजन भी इसमें से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर बायर जो है उसका बार्गेनिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बहुत ज़्यादा होगा। सपोज कि बायर का स्विचिंग कॉस्ट कम है, या बायर जो है बहुत ही कम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर्स है, बहुत कम बायर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। या हो सकता है कि जो बायर है वो बहुत ही जो ऑर्डर प्लेस करता है वो हमारे ऑर्डर्स का बहुत लार्ज परसेंटेज है, एक ही बायर प्लेस करता है, तो उस केस में उस बायर की जो बार्गेनिंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, राइट। और रीजंस हो सकते हैं कि बायर जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या, कि उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, अगर हमने उसको उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस कोट नहीं किया तो हमारे लिए थ्रेट है कि माइट भी वो हमारे बिजनेस में आ सकता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है इंडस्ट्री सप्लाई कंप्राइज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेटर्स। मीन्स आपके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज इंडस्ट्री जो सप्लाई कर रही है वो स्मॉल उसमें जो ऑपरेटर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने वाले ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मीन्स बायर किसी से भी बाय कर सकता है, एक रीज़न हो गया। और कंसंट्रेशन ऑफ बायर मीन्स फ्यू बायर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को लेते हैं, या जो सप्लाई हम करते हैं तो वो जो बायर है वो हमारी टोटल सेल का बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है। अदर कि उसके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं और भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, अगर हमारा मटेरियल नहीं तो कुछ किसी और से ले लेगा, मतलब सिमिलर टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है, वो तो आप जानते ही हो, एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो दीज आर द रीज़न यहाँ पर बायर का बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि बार्गेनिंग पावर ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा होगा तो वो वाला जो आपका सेक्टर होगा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, राइट। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आ गया। सेम आपको रीजंस बताने हैं कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स किस केसेस में हाई हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने बायर के केस में किया सेम आप सप्लायर के केस में करोगे। मीन्स जो सप्लायर्स हैं बहुत कम है, हमारे जो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं उसके सप्लायर्स बहुत कम हैं, उनका कॉन्सेंट्रेट फ्यू सप्लायर्स ही हैं जो वो प्रोडक्ट मींस उनका आपस में उन्होंने टाई अप किया हुआ है कि भाई हम इतने रेट पे ही बेचेंगे, इससे ज़्यादा इससे कम तो हम बेच ही नहीं सकते, राइट। तो मींस कॉन्सेंट्रेशन है उनका। और जो ब्रांड है सप्लायर का वो बहुत पावरफुल है, अगर उस ब्रांड का रॉ मटेरियल हमने नहीं बाय किया तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। और आप ये कह सकते हो कि सप्लायर्स कस्टमर आर हाईली फ्रेगमेंटेड मीन्स उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, कम कस्टमर्स नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हम नहीं लेंगे तो किसी और को दे देगा, राइट। और सप्लायर भी थ्रेट दे सकता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने का, वहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन थी, यहाँ पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आ जाएगी। और आप ये कह सकते हो कि कंपनीज इन द इंडस्ट्री कैन नॉट थ्रेटन टू एंटर देयर सप्लायर इंडस्ट्री दैट मेक देयर ओन इनपुट्स। वही हो गया कि आप उस जो है हमारे एरिया में जो हम सप्लाई प्रोडक्ट करते हैं उसी इंडस्ट्री में वो आ सकता है जो मैंने अभी आपको बताया है, राइट। या कोई ऐसा प्रोडक्ट ला सकता है जो डायरेक्टली हमारे साथ compete करता हो, वो इस लाइन में बता रखा है। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, जैसे आपने बायर के किए उसी को सप्लायर के केस में वहाँ बैकवर्ड इंटीग्रेशन थी, यहाँ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पर बायर्स फ्यू थे, यहाँ सप्लायर्स फ्यू होगा, राइट। और जो सप्लायर्स हमें देता है प्रोडक्ट वो बहुत ही ब्रांडेड है, हम कोई और नहीं ले सकते। और वहाँ पर आप उल्टा लिखेंगे कि बाकी जो
प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं वो अनडिफ्रेंशिएट है, सिमिलर है, किसी के पास भी जा सकता है, राइट। तो दोनों पॉइंट्स सिमिलर हैं, आप वैसे लिख सकते हैं। आपको 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या आ गया, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मीन्स हमारा ना लेके वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ स्विच हो जाएगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे सेक्टर में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा होगा? पहला फैक्टर, देयर कुड बी ए प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे ईमेल है, वो सब्स्टिट्यूट किसका है? मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट, जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उसका ऑलरेडी है। अगर है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट, देन आपको इसका थ्रेट ज़्यादा होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और हो सकता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट आ सकता है, जैसे हम सर्विसेज दे रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट आ जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिडंडेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल कि जैसे पहले कैमरास बहुत चलते थे, लोग सेपरेटली कैमरा लेते थे। अब कल आज की डेट में मोबाइल में ही कैमरा आ गया, तो अब प्रोफेशनल्स ही कैमरा लेते हैं। वैसे आपने कहीं पर भी वीडियो शूट करना हो, फैमिली का वीडियो शूट करना हो, तो कैमरा नहीं बाय करते हो, ठीक है। तो मीन्स वो जो है वो प्रोडक्ट जो है बहुत कम लोग बाय करेंगे, जब बाय नहीं करेंगे, ये पॉसिबल है। और जेनरिक सब्स्टिट्यूशन अगर वेयर प्रोडक्ट और सर्विसेज कम्पीट फॉर द डिस्पोजेबल इनकम। क्या होता है कि जो इनकम मेरे पास बच रहा है जिससे मैं कुछ बाय कर सकती हूँ, मान लीजिए कि टीवी है और बाइक है। अगर टीवी भी 80,000 का है और बाइक भी 80,000, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, ठीक है। तो मीन्स अब लोग कहेंगे कि यार टीवी भी इतने का ही है, ये प्रोडक्ट भी इतने का है, बेटर है कि मैं कॉलेज जाना है तो बाइक ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कुछ और मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, कुछ अनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। उसको भी देखते हुए आपको अपना प्राइसिंग जो है वो कोट करना पड़ता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स which you have to taken into consideration whenever you enter into a new sector or industry। तो ये आपको 5 फोर्सेस याद करनी है। जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं बस उतना ही याद करना है, उस पर ही MCQ जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो दीज आर 5 फोर्सेस। अब इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क करवाऊंगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।